हेलो एवरीवन। आज हम लोग नए चैप्टर के पढ़ने के लिए मिले। आज नया चैप्टर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देख लिया था क्लास 12th का, और उसके अलावा नेशनल इनकम के बारे में भी हम लोग सारी क्लासेस कर चुके हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ, मुझे समझ में आ गया। आज नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मनी एंड बैंकिंग, जो आपका यूनिट है एनसीईआरटी में। फिलहाल मनी के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे कर कर इसमें 2-4 मनी बैंकिंग मिलाकर 5 क्लासेस लगेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब लोगों ने पिछली वीडियोस मेरी देखी होंगी। तो आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ध्यान से बात को समझिएगा और समझने के बाद उसको करने की कोशिश करिएगा। अब की बार मैंने थोड़ा सा स्लाइड पहले से बना लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगे। अदरवाइज क्लास में बैंक मनी जिसने भी पढ़ा होगा, मनी या बैंकिंग, उनको बोरिंग लगा होगा। बैंकिंग तो हालांकि बोरिंग नहीं है इतना, बट मनी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है क्योंकि प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है और बहुत ईजी सा है, नंबर बहुत आपके ईजी से उठा देता है, तो इस वजह से आपको ईजी पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं मनी और बैंकिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मनी के बारे में। पहले देखते हैं कि मनी होता क्या है। मनी होता क्या है सर? हर किसी के पास, हर आदमी जी रहा है पैसे के लिए। हर जितने भी लोग इस संसार में जी रहे हैं उन सब का एक उद्देश्य, एक टारगेट है, टू अर्न मनी। मनी इज बेसिकली पैसा जिससे आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। बोलिए हाँ जी सर। सब लोग, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, चाहे आप ना पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, ज़िंदगी में कुछ भी कर रहे हो, एवरीवन नीड्स मनी। मनी का मतलब होता है पैसा, लीगल टेंडर जो उस देश में चलाया जाता है, जिसको हम करेंसी के नाम से भी जानते हैं। मनी और भी तरीके से यूज़ किया जाता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कई चीज़ों को पैसा माना गया है और कई चीज़ों को हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कई चीज़ों से मनी के अलावा, जिसको नियर मनी कहा जाता है या मनी के तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बहुत अच्छी सी बात आपको बताऊं, मनी का मतलब होता है, मनी इज वॉट, मनी इज वॉट मनी डज। सर ये क्या मतलब हुआ? मनी उसको कहते हैं जो वो काम करता है। मतलब आपके पास 500 रुपए का नोट है, आपके पास 500 का नोट है, उसके उसके बदले में आप 500 रुपए भर के सामान मार्केट से खरीद सकते हैं, जिससे उसकी परचेजिंग पावर दिखाई देती है कि बेटा मनी की परचेजिंग पावर क्या है। सर ये बात तो आप सही कह रहे हैं। एक बहुत अच्छी सी बात बताऊं। जैसे हमारे यहाँ भारत में गांधी जी का बना हुआ पैसा चलता है, जिसपे लिखा होता है रिजर्व बैंक के गवर्नर की साइन होती है, उस पर लिखा होता है आई ओ टू द बियरर टू पे दिस मच अमाउंट ऑफ मनी। चाहे वो 10 रुपए का नोट हो, चाहे वो 20 रुपए का नोट हो, चाहे वो 50 रुपए का नोट हो, चाहे वो 100 रुपए का नोट हो, चाहे वो 200 का हो और 500 का हो। और 500 से ऊपर बड़े नोट नहीं चलते। डिमोनेटाइजेशन से पहले, 2016 से पहले, 2016 से पहले हमारे पास 1000 का नोट चलता था। उसके बाद 2000 का नोट आया और वो भी खत्म हो गया। अब सिर्फ सबसे बड़ी करेंसी हमारे पास जो है वो 500 की है। तो मनी का मतलब होता है कि वो काम जो मनी कर पाए। जैसे जब दुनिया बनी, सबको आपस में एक दूसरे से डील करना, एक दूसरे से बात करनी, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं आपसे बताऊं, अगर आपको पैसे की जरूरत ना हो तो शायद आप घर से बाहर न निकलें, शायद आप पढ़ने भी मत जाएं, शायद हमारी और आपकी मुलाकात भी ना हो। द रीजन इज आपको अपने पेट भरने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है और वो चीज़ें मार्केट से आपको पैसा दिलवाता है जो उस कंट्री में चल रहा है। आप यूएस जाते हैं, वहाँ पर यूएस डॉलर है। आप यूरोप जाते हैं, वहाँ पर यूरो चलता है। आप येन जानते हैं, आप दिनार जानते हैं, आप जो है क्या पाउंड जानते हैं, आप जो है क्या बोलते हैं अपना इंडियन रुपी जानते हैं। ऐसे करके अलग अलग चीज़ों पे चीज़ें चलती हैं। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों को लीगल टेंडर माना जाता है। हमारे यहाँ रुपीज़ का साइन आपको पता है,
रा बनाकर उसको ऊपर से काटा जाता है, जिसको हम रुपीस के नाम से जानते हैं। डॉलर का साइन आपको पता है, डॉलर का साइन ऐसे होता है, यूरो का साइन ऐसे होता है, पाउंड का साइन अलग होता है, सब चीज़ों का अपना अलग अलग करेंसी। अब हम शुरुआत करेंगे कि मनी कहाँ से आया और कैसे शुरुआत हुई। तो जब सबसे पहले जब दुनिया ट्रेड करने लगी, लोग एक दूसरे से बिजनेस करने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, तो एक सिस्टम बनकर तैयार आया, एक सिस्टम मार्केट में चल रहा था सबसे पहले, जिसको हम बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। सब बच्चों ने पढ़ा होगा, क्लास 6, 7, 4th 5th से पढ़ाया जाता है कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बेटा, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है, सपोज करते हैं मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, मुझे राइस की ज़रूरत है और आपको व्हीट की ज़रूरत है, तो हम दोनों लोग एक कॉमन प्लेस मार्केट पर मिलेंगे, या मैं ढूंढ कर आपको मिलूंगा या आप ढूंढ कर मेरे को मिलेंगे, और हम दोनों लोग आपस में डील करेंगे। आपस में डील करके मैं आपको अपना व्हीट दे दूंगा और आप मुझे अपना राइस दे देंगे, जिससे मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी और आपकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। बार्टर सिस्टम इज बेसिकली एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स कि भैया जिसकी जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से हम सामान को एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। आज से जब मनी नहीं बना था, जब दुनिया में पैसे का यूज नहीं आया था, तो उससे पहले हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे। दुनिया बार्टर सिस्टम फॉलो करती थी। बार्टर सिस्टम का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द बार्टर सिस्टम रिफर्स टू द एक्ट Barter system refers to the act of trading goods and services between two or more parties directly without the use of an intermediary monetary medium। मतलब कोई पैसे का इस्तेमाल बीच में नहीं हो रहा है, आप एक गुड से दूसरे गुड को बदल रहे हैं ताकि आपकी भी जरूरत पूरी हो जाए और मेरी भी जरूरत पूरी हो जाए। दोनों लोग अपना अपना सामान एक्सचेंज कर ले रहे हैं। मार्केट में यही तो होता है। सपोज करते हैं आपको रोटी खाने का मन है, तो आप बाजार में गए, मार्केट में गए, आपने आटा खरीदा, उसको पैसा दिया और लेकर चले आए। अब सपोज करते हैं आपके पास देने के लिए पैसा ना हो। जब आपके पास देने के लिए पैसा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास अबंडेंस में है वो आप देकर आएंगे। आप कहेंगे कि भैया ये लीजिए मेरी घड़ी रख लीजिए। सपोज करते हैं आप खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में, अक्सर मूवीज में आपने देखा होगा कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने वहां पर खाना खाया, और इन केस आपके पास पैसा नहीं है, तो जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या करते हैं, कि आप तो दुकानदार मांग रहा है, रेस्टोरेंट ओनर जो है वो आपसे पैसा मांग रहा है, तो आपके पास देने के लिए पैसा नहीं, आप कहेंगे भैया लीजिए मेरी वॉच लीजिए। दैट इज नोन एज बार्टर सिस्टम, जहां पर आपने उसकी सर्विस का इस्तेमाल किया और उसके बदले में आपने उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास जो चीज अबंडेंस में थी, जो चीज आपके पास ज्यादा में थी, उन चीज को आपने वहां पर दे दिया। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, द बार्टर सिस्टम इन्वॉल्व्स एन एक्सचेंज ऑफ वन काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अनदर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बहुत ऑब्वियस सी बात है। मैं आपको पढ़ा देता हूं, आप मेरे यहाँ आकर झाड़ू पोछा बर्तन कर दीजिए। मैं आपको पढ़ा देता हूं, आप मेरे यहाँ आकर झाड़ू पोछा बर्तन कर दीजिए। मैं आपको पढ़ा देता हूं, आप मेरा ये सामान मार्केट से ला दीजिए। पहले गुरुकुल सिस्टम हमारे यहाँ चलता था, टीचर्स पढ़ाते थे और लोग जो है वहां पर जो बच्चे आते थे वो अपने घर से अपना सामान जो अबंडेंस में होता था, जो उनकी खेती, जो उनकी फार्मिंग होती थी, वो लेकर आते थे और गुरुजी को दे देते थे। द बार्टर सिस्टम हैज बीन इन यूज सिंस द बिगिनिंग ऑफ अ रिकॉर्डेड हिस्ट्री। जब से लिखना शुरू हुआ, जब से समझना शुरू हुआ, तब से जो है बार्टर सिस्टम इस्तेमाल में आ रहा है। अब धीरे धीरे बार्टर सिस्टम जब चल रहा था, ऑब्वियस सी बात है, हर चीज की कुछ फायदे हैं तो कुछ परेशानियां भी। बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टीज कुछ ज्यादा थी, उसके बेनिफिट से कम था। मतलब उसके कॉन्स ज्यादा थे और प्रो उसके कम थे। जब ऐसा होने लगा तो लोग अपना रास्ता देखने लगे, कुछ अल्टरनेटिव निकाला जाए। बिना अल्टरनेटिव के ऐसे कैसे काम चलेगा, कितना चीजें। अब सपोज करते हैं आप कहीं और रहते हैं, आप कर्नाटक में रहते हैं, आप मेरे पास उत्तर प्रदेश में आते हैं और आप मुझसे कहते हैं कि सर मेरे पास इतना ये सामान है, आप मुझसे ले लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लूंगा, मेरे पास जरूरत नहीं है, मैंने किसी दूसरे से ले लिया। अब आप सोचिए, उतना आप ट्रैवल कर कर आए हैं, उतना सामान लेकर आए हैं, उतनी चीज़ें कैसे कैरी कर कर आप लाएं और मैंने मना कर दिया, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो आई, वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी आई इशू ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आपको भी राइस की जरूरत होनी चाहिए, अगर मुझे व्हीट की जरूरत है, देन ओनली वी कैन एक्सचेंज गुड्स।
आपको भी कपड़े की जरूरत होनी चाहिए। अगर मैं आपको अगर जो है आप मुझे गेहूं देना चाहते हैं तो दैट मीन्स कि आपको आपकी भी जरूरत पूरी हो और मेरी भी जरूरत पूरी हो, देन ओनली वी कैन ट्रेड बिटवीन ईच अदर। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेड बिटवीन पीपल इफ दे डोंट हैव द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दैट इज अ टफ जॉब। आज के ज़माने में आपको नहीं पसंद है, आपने सामान बेचा, आप पैसा पाए और उस पैसे को लाकर अपने पास रख लिया। जब ज़रूरत हुई, जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, आप वो चीज़ जाकर खरीद ली। लेकिन अगर सोचिए कि मैं आपके पास आऊं और मैं वही चीज़ लेकर आऊं, मैं आप जो मेरे पास है मैं आपसे कहूं कि इसको आपको खरीदना पड़ेगा और आप अपना सामान बेचना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको सामान बेचने में भी प्रॉब्लम आएगी और आपको सामान खरीदने में भी प्रॉब्लम आएगी। The difficulty will arise in both buying and selling of the goods. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि इन ऑर्डर टू एक्सचेंज वन गुड्स एंड सर्विसेज वी हैव टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ अनदर पर्सन एज वेल। दैट इज क्वाइट टफ। बोलिए हाँ, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि हम एक दूसरे से सामान एक्सचेंज कर लें? पॉसिबल ही नहीं। जब पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम आएगी। अब कितना सामान चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये सब भी प्रॉब्लम की बात है। ये पहली मेजर प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, जिसको मनी ने दूर किया। पैसा आने के बाद आपको जो भी सामान खरीदना है आप पैसा दीजिए और अब वो सामान खरीद लीजिए। अब वो सेलर पर है, वो दुकानदार पर है कि वो पैसा कहां पर खर्च करता है। उसका जहां मन करे वो वहां पर खर्च कर सकता है। उसको आपका सामान नहीं खरीदना था, वो किसी दूसरे के पास जाकर खरीद लेगा। बट बाटा सिस्टम में ये बैंडविथ नहीं थी कि वो किसी दूसरे का सामान खरीद पाए। पहली बात। दूसरी बात आती है इशू ऑफ लार्ज एंड लॉन्ग स्टोरेज। बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। पैसा रखना आसान है, पैसा रखना इजी है। इन केस ऑफ अगर आप 50,000 रुपीज रख रहे हैं, कैश रख रहे हैं, तो वो आसान है। इन 50,000 रुपए के वीट रखने से, 50,000 का राइस रखने से, 50,000 के कपड़े रखने से, 50,000 की चीजें रखने से, दैट विल बी अ टफ जॉब। But in the case of storage of money, in the case of money, you can store money easily. There are plenty of options. There are plenty of options available in this modern world where you can put your money. अब तो चेक चलता है, अब तो वो QR कोड चलने लगा है। उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इन अ बार्टर सिस्टम अ पर्सन मस्ट स्टोर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिज ओन गुड्स इन ऑर्डर टू एक्सचेंज फॉर हिज डिजायर्ड गुड्स विद अदर्स ऑन द डे टू डे बेसिस। अब आपको इतना, आपके पास अगर गेहूं की खेती है, आपने गेहूं बोया है, तो आपके पास इतना गेहूं होना चाहिए कि आप सबको दे पाएं अपनी जरूरतों को पूरी करने के। अब आपकी जरूरत तो कई तरह की हो सकती है। आपको कपड़ा भी चाहिए, आपको खाना भी चाहिए, आपको चावल भी चाहिए। अब खाली गेहूं रोटी थोड़ी खा लेंगे। आपको जो है क्या बोलते हैं, और भी रोजमर्रा की जरूरतें चाहिए। आपको मोबाइल में रिचार्ज चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, बहुत चीजें चाहिए। जब आपको बहुत कुछ चाहिए तो इट मीन्स आपको दूसरे के देने के लिए भी तो बहुत कुछ चाहिए। अब इतना सामान रखने की जगह कहाँ? बड़े बड़े शहरों में आप देखते हैं छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, छोटे छोटे अब लोगों के घर होने लगे। गांव में तो चलिए फिर भी अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट शहरों में तो बहुत छोटे छोटे घर। आप इतना, आपसे कहा जाए कि आप 5 कुंटल गेहूं रख लीजिए, आप 15 कुंटल गेहूं रख लीजिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 15 कुंटल गेहूं एक रूम में रख लें या एक अपने घर में रख लें। उसको नुकसान होने का भी बहुत ज़्यादा चांसेस, खराब हो जाए, पूरा का पूरा सामान आपका खराब। बात समझ रहे? हाँ सर, थोड़ी सी क्लास बोरिंग हो रही है, कोई बात। थ्योरी है तो थोड़ा सा बहुत तो यही एक चैप्टर है, बस यही एक चैप्टर जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, जिसमें थोड़ा सा बट इजी चैप्टर है। नंबर बहुत अच्छे आपके इसमें, जितने भी नए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो इतना इजी होगा कि आप आसानी से कर लेंगे। तो पेपर इजी आएगा, इस वजह से पेपर इजी आएगा। इनफैक्ट इस चैप्टर से क्वेश्चन इजी आते हैं, तो आसानी से ईजिली से पढ़ लीजिए, तो बहुत आसान है। हाउएवर द गुड लूजेज इट्स ओरिजिनल क्वालिटी एंड वैल्यू। मैंने आपको बताया कि अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप उसको अपने पास रखेंगे तो वो सामान खराब हो जाए। अब खराब से बचाने के लिए आपको उसके लिए अलग से इंतजाम करना पड़े। फिर वही बात, अगर सोचिए, आप खुद सोचिए, अगर आपकी जेब में पैसा ना हो, यू डोंट हैव एनी मनी, आप कैसे सर्वाइव करें? इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। These problems of the barter system meant that as a human civilization progressed, people felt the need of some common medium of exchange. है कि नहीं? सबको लगा कि एक नया जरूरत, नई चीजें कुछ आनी चाहिए जिससे कुछ बदलाव आना चाहिए।
तब एक चीज निकल कर आई जिसको हमने कहा मनी। क्या कहा? मनी। की भैया अब चीज एक मार्केट में आ गई है, पैसा। पैसा क्या करने आया है? वो अपना काम करने आया है। मनी आ गया मार्केट में। जब पहले शुरुआत हुई तो गोल्ड के सिक्के आते थे, फिर सिल्वर के सिक्के आने लगे, फिर उसके बाद मेटल के सिक्के आने लगे, तरह तरह की करेंसी चलने लगी। हर कंट्रीज में अलग चलती थी। अब आप देखते हैं पेपर करेंसी आपके पास चलती है। ऐसे करके अलग अलग करेंसीज आपके पास शुरू हो गई। जब अलग अलग चीजें मार्केट में आ गई, जब अब नई नई जरूरतें लोगों को होने लगी, तो उन सब चीजों के लिए क्या हुआ? पैसे को बनाया गया ताकि आप किसी भी सामान को, किसी भी चीज को आप आसानी से खरीद पाए, आप किसी भी चीज को आसानी से इस्तेमाल कर पाए। इफ यू हैव मनी। हर इंसान आज के आसपास, आपके अगल बगल जितने भी लोग हैं, सब आदमी एक चीज के लिए काम कर रहे हैं, एक चीज के लिए वर्क कर रहे हैं, दैट इज मनी। अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं। अगर जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं हाल कैसा है। तो क्या क्या फंक्शंस जो थे, जो डिफिकल्टीज थी बाटा सिस्टम की, उसको मनी ने दूर किया और अपना कुछ नया नई चीजें लेकर आया। क्या क्या लेकर आया? पहले जब से थोड़ा सा चेंजेस आने लगे, राजा महाराजा आने लगे, उन्होंने अपने यहाँ अपनी रियासतों में, अपने एरियाज में उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर अब पैसा चलेगा। वो पैसे पे सिंबल होता था। पहले आप यूरोप में देखते थे, आप ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, उनके अलग सिक्के आते थे, पैसा आता था 1 आना, 2 आना, 5 आना, 8 आना, ऐसे करके धीरे धीरे चवन्नी और ठन्नी आने लगी, फिर 1 रुपए, 5 रुपए ऐसे चलने लगा। और अब आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके जो सिक्के, 1 रुपए का सिक्का आता था, 1 रुपए का नोट आता था, अब आप देखते हैं वो सब कम होता गया और अब लोग पेपर करेंसी या यूपीआई पे स्विच कर गए, या चेक पे स्विच कर गए, या ड्राफ्ट पे स्विच कर गए। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। वो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला जो मेजर फंक्शन जो था, जो फंक्शंस ऑफ मनी ने सर्व किया, वो था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बहुत ऑब्वियस सी बात है, सामान को एक्सचेंज करना आसान कर दिया गया। अब आप सामान आसानी से खरीद सकते हैं, इजीली खरीद सकते हैं। आप पैसा जेब में रख के लेके जाइए, आप फोन मोबाइल जेब में रख के लेके जाइए, और कोई भी सामान, कोई भी चीज आपको चाहिए वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, और कोई भी इंसान उस पैसे को लेने से मना नहीं कर सकता। बिकॉज करेंसी, भारत की करेंसी जिसपे गांधी जी की फोटो है और जिसपे क्या बोलते हैं, गवर्नर के साइन है आरबीआई के, वो करेंसी लीगल टेंडर है। एवरीवन हैव टू एक्सेप्ट दैट करेंसी। किसी भी तरीके का दुकानदार हो, उसको उसको चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपनी सर्विसेज के या अपने गुड्स के एक्सचेंज के। The primary and unique functions of money is to serve as a medium of exchange. Obviously, it resolves the issue of double coincidence of wants and facilitate economic exchanges with ease. डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को सर्व करता है और इकोनॉमिक एक्सचेंज को आसान कर देता है। मैंने आपको अभी बताया कि पैसे का एक्सचेंज आसान हो जाता है, और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स को खत्म कर दिया। मेरी जरूरत नहीं भी है तो भी मैंने सामान बेच दिया और आपसे पैसा ले लिया, बात खत्म हो गई। अब मैं उस पैसे को घर ले जाऊं, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं खरीद लूं, जो मुझे अच्छा लगे वो मैं ले लूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब हुआ दूसरा फंक्शन, यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब हुआ कि भैया अब हम उसको सर्व कर सकते हैं, अब हम उसको सर्व कर सकते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब एक करेंसी बन गई। आप कोई भी सामान आप पूछेंगे कितने का, कहेगा 200 रुपए का, 500 रुपए का, 5000 रुपए का, 50,000 रुपए का। हर चीज के लिए एक वैल्यू रख दी गई कि इतना रुपए लेकर आओ, ये सामान मिल जाए। हाँ सर, ये बात तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी ध्यान नहीं दिया। पेन खरीदने गए, उसने पूछा, आपने पूछा कि भैया ये पेन कितने का है? 10 रुपए का, थोड़ा अच्छा दीजिए, कहीं ये लीजिए 20 रुपए। हर चीज के पीछे एक वैल्यू लगा दी गई ताकि आपको खरीदने में, उस चीज को कंपेयर करने में, जो चीजों को कंपेयर, दो वैल्यू को कंपेयर करने में आपको आसान रहे। ये पेन 50 रुपए का है और अगला पेन 100 रुपए का है, तो आप आसानी से, अगला पेन 100 रुपए का है तो आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन से आपकी जरूरत है। जितना आपका बजट अलाउ कर रहा है, जितना आपका पैसा अलाउ कर रहा है, उतनी चीजें आप वहां से खरीद सकते हैं। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही, आराम से समझिएगा। इसीलिए अब की बार मैंने आपके लिए ये
स्लाइड बनवा दिए ताकि आप इसको आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। आप इसको कॉपी कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर बैठें और पूरा लिखते चलें अपने साथ साथ, या आपके पास कोई बुक हो, आप उस बुक को निकाल लें, उस बुक से पढ़े चलें। किसी भी कोई भी आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो या आप किसी भी जो है क्या बोलते हैं ऑथर की बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उससे कोई मतलब नहीं, कंटेंट सेम का सेम रहे। तीसरी बात आती है स्टोर ऑफ वैल्यू। ये तो बहुत आसान सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि पैसे को स्टोर करना आसान है। ले जाइए बैंक में सब जमा कर दीजिए, ले जाइए बैंक में जमा कर दीजिए, आसान। पैसे को रखना आसान है इन रिस्पेक्ट ऑफ किसी और चीज। 10 लाख रुपए आपके पास रखे हैं और मैं कह दूं 10 लाख का आपके पास वीट रखा हुआ है, क्या कौन सा आसान? सर ऑब्वियस सी बात है, 10 लाख रिस्क है, मैं ये नहीं कहता हूं रिस्क नहीं। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है, आप बैंक ले जाइए, रख दीजिए, आप सेफ है। तो उसको कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। पीपल कैन होल्ड देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी प्रोवाइड्स ए लिक्विड स्टोर ऑफ वैल्यू। आपको जब जरूरत है आप बैंक जाइए, पैसा निकालिए। अब तो वो भी जाने की जरूरत नहीं, इंटरनेट बैंकिंग का सिस्टम आ गया, सब कुछ फोन से चल रहा है, लैपटॉप से चल रहा है, आपको वो भी जाने की जरूरत नहीं। क्लियर है बात? फोर्थ ऑप्शन आपके पास आता है स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड का मतलब होता है कि बाद में, कल आना। पैसा लोन ले लिया है, अब वापस करना है, कितना वापस करना है, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये सब पैसे की वजह से हो पाया। अब ये सोचिए आप कोई सामान होता, आप कैसे पेमेंट करते हैं बैंक को? कितना सिंपल सी बात। आजकल ईएमआई पे तो दुनिया चल रही है। आप जितनी चीजें आप देख लीजिए आसपास, आप अपने घर में ही देख लीजिए कितनी चीजें ईएमआई पे हों। ईएमआई इतना आसान कर दिया उसने लोगों की जिंदगी के लिए कि आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दीजिए और रोज हर महीने की सैलरी से, हर महीने की इनकम से पैसा देते रहिए, आप बड़े से बड़ी चीज खरीद कर उसका सामान यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। डिफर्ड पेमेंट का मतलब हुआ कि भैया आज नहीं कल का ट्रांजैक्शन, जितने फ्यूचर ट्रांजैक्शन तय किए गए कि आज 10,000 रुपए सर दे दीजिए, कल मैं आपको लाकर 12,000 रुपीज दे दूंगा, ये कैसे तय हुआ? ये ऑब्वियस सी बात है, पैसे के होने से तय हुआ। आप कहते हैं कि मैं आज मुझे आप 1 कुंटल गेहूं दे दीजिए, मैं कल आपको 2 कुंटल गेहूं ला के दे दूंगा, ये पॉसिबल है? क्वालिटी क्या होगी? पहली बात, सामान खराब होगा। मेरी क्वालिटी गेहूं की दूसरी है, मेरी राइस की क्वालिटी दूसरी है, आप जो लेकर आएंगे वो दूसरी, मैं ना मानूं? तो ऐसे तरह तरह की चीजें, लेकिन पैसे में तो कोई क्वालिटी नहीं होती है कि हाँ ये नया है, ये पुराना है, ऐसा नहीं होता। अगर पुराना है तो भी 500 पे चलेगा और नया 500 का नोट है तो भी 500 पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि नया नोट बैंक से लेकर आए तो वो 600 पे चल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आता है मीन्स ऑफ पेमेंट। ये सब लोग जान गए कि पैसा पेमेंट करने का सबसे आसान तरीका, किसी भी तरीके का पेमेंट करने का सबसे इजी वे है मीन्स ऑफ पेमेंट, पैसे का पेमेंट कर दिया जाए। आप सामान खरीदिए, पैसा दीजिए, आप सामान खरीदिए, कोई भी चीज़ करिए, कोई भी सर्विस अवेल करिए, पैसा दीजिए। The major objective of money, the major functions of money, there are the 6 functions which are of money. ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके पास कहीं आपको एसेशन रीजनिंग में मिल जाएगा, या आपको मैच द फॉलोइंग में मिल जाएगा, या आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो शायद आपको ये 3 नंबर या 4 नंबर के एग्जाम में मिल जाएगा। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ मनी। सर पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा यूनिट ऑफ अकाउंट, तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, fourth standard of deferred payment, and fifth it is means of payment. There are 5 functions. There are 5 functions of money. सर ये बात तो समझ में आ गई, फंक्शंस ऑफ मनी। उसके बाद अब हम लोग आ गए कि पैसा कितनी तरीके का होता है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। मैंने बोला कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने तरीके के होते हैं, कितनी तरह की, बात करते हैं। सबसे पहला कमोडिटी मनी। पहला पैसा जो होता है वो कमोडिटी मनी। आज से बहुत साल पहले जब राजा महाराजाओं का जमाना था तो क्या होता था, सिक्के सोने के होते थे, सिक्के चांदी के होते थे, सिल्वर और गोल्ड के होते थे, कॉपर के होते थे। जब इस तरीके के सोने होते थे तो जितने का वो सिक्का होता था उतने पे वो चल जाता था। जैसे सपोज करते हैं आज आप एक गोल्ड कॉइन खरीदने जाएं तो 10 ग्राम का कॉइन आपको, गोल्ड का कॉइन 1 लाख रुपए का पड़ेगा, क्योंकि जो गोल्ड की वैल्यू है वो 1 लाख रुपीज, 1 लाख 1,000, 1 लाख 2,000 के बीच में लाई कर रही। अब आपको वो 10 ग्राम का सोना, 10 ग्राम का सिक्का 1 लाख रुपए का पड़ेगा उस टाइम में। अब वो सिक्का जो चलने वाला था, जो राजा महाराजा चलाते थे, वो सिक्का 1 लाख रुपए की वैल्यू का था तो 1 लाख पे चलता।
अब आप उससे 1 लाख रुपए का सामान खरीद सकते हैं अगर आप एक गोल्ड का सिक्का अपने पास रख रखें। इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी का मतलब हुआ कि उस जो मेटल से बना हुआ है, वो जो सिक्का है, उस कमोडिटी की वैल्यू कितनी है, उस सिक्के की वैल्यू कितनी है, उस पैसे की जो मेटल है, उस जितना मेटल है उसकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के हिसाब से आप सामान खरीद सकते थे। जैसे कमोडिटी मनी इज दैट टाइप ऑफ मनी दैट पोजेसेस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इट्स ओन। उसकी खुद की वैल्यू है, बहुत ऑब्वियस सी बात, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट। अरे सिक्का आप खरीद के लाए, आप पुराना रखें, आपने जब खरीदा था तब सोना 5,000 रुपए में था, आज सोना 1 लाख रुपए में है, तो आज की वैल्यू पर चलेगा। अब ये नहीं हो सकता कि मैंने 5,000 में खरीदा था तो 5,000 में चलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप आज 500 रुपए का नोट अपने पास रख लेंगे और उसको 10 साल बाद खर्च करने जाएंगे तो वो 500 पे ही चलेगा, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी कि 500 का नोट जो है वो 5,000 का हो गया। ये पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स दैट मनी इटसेल्फ कंटेन्स अ वर्थ। बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो सिक्का है, जो नोट है, जो पैसा है, जो कमोडिटी मनी है, उसके ऑलरेडी अपने आप की वैल्यू है, वो खुद वैल्यू है, उसको कहा जाता था कमोडिटी। फिर आता है आपके पास मेटेलिक मनी। सेम बात, बस वही बात ही कमोडिटी मनी का तरह का होता था, बस आसान होता था उसको कैरी करना। मेटल से बना हुआ है, नॉर्मल मेटल से बना हुआ है, आसानी से आप उसको कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं यहां वहां। तो मेटेलिक मनी और कमोडिटी मनी में कोई खास फर्क नहीं। फिर आता है आपके पास तीसरा पेपर मनी है, जो आप अपनी पॉकेट में रखें, जो आप अपने घर में रखें, ये सब पेपर मनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू कर रखा है कि भैया ये पैसा है और इस पैसे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पैसे पे मेरी आरबीआई की मोहर है, इस पैसे को मैं चला। अब भारत के किसी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक, आप चाहे जहां जाएं आपको वो पैसा इस्तेमाल में आ जाएगा। हाँ, आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको वहां की करेंसी में उसको बदलवाना पड़ेगा। उसको कहते हैं पेपर मनी। पेपर मनी जो हम और आप आज के मॉडर्न वर्ल्ड में यूज करते हैं उसको कहा जाता है पेपर। क्लियर है? हाँ सर, बात समझ में आ रही। फिर एक बात आती है जिसको हम कहते हैं फिएट मनी। क्या कहते हैं? फिएट। फिएट मनी वो पैसा जो गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है लेकिन किसी भी तरीके से कोई बैकअप नहीं। अब जैसे चेक आपने इशू किया, काट दिया चेक की भैया ये लो चेक। करेंसी का नोट है, कॉइन है, ये सारा का सारा आरबीआई की प्रॉमिस पर चल रहा है। आरबीआई, आप कभी भी नोट देखिएगा, अगर आपके पास घर में कोई नोट हो आप उसको निकालिए और उस पर देखिए लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई का उस पर साइन है, सेंट्रल बैंक के गवर्नर का साइन है, उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को इतना रुपए पे करने के लिए वचन देता हूं कि वो इतना रुपए इससे पे कर सकता है। ये देखिए लिखा हुआ है, इन इंडिया एवरी करेंसी नोट एंड कॉइन्स बियर ऑन इट्स फेस द प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नर ऑफ आरबीआई दैट इफ समवन प्रोड्यूसेस देम टू आरबीआई द कमर्शियल बैंक, आरबीआई विल बी रिस्पांसिबल फॉर गिविंग द पर्सन परचेजिंग पावर इक्वल टू द वैल्यू प्रिंटेड ऑन देम। जितना पैसा उस पे प्रिंट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? फिएट मनी कहलाता है। फिएट मनी इज बेसिकली, इससे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा। इसको लीगल टेंडर भी कहा जाता है, मैंने अभी बताया। इट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री। आप भारत के अंदर हैं, आपको पैसा लेना है उस करेंसी को, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये 500 रुपए का नोट मैं नहीं मानता, आपके ऊपर केस हो जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप मना कर पाए। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्यूजल ऑफ दैट मनी, रिफ्यूजल ऑफ दैट पर्टिकुलर करेंसी। आपको पैसा देना ही देना है, आपको उस पैसे को एक्सेप्ट करना ही करना। उसको कहा जाता है फिएट मनी। हाँ, आप करेंसी को एक्सेप्ट करना ना करना आप नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट आप चेक को एक्सेप्ट करना ना करना कर सकते हैं। आप देखते हैं, आप सामान खरीदने गए, आपने पूछा कि भैया वो जो है क्या बोलते हैं ऑनलाइन है, आपके पास स्कैनर है, उसने कहा नहीं है, तो इसका मतलब है आपको कैश देना। आप ये नहीं कह सकते कि क्यों नहीं है उसके पास, कोई बात नहीं, आपको आपने इंतजाम करके आपको उसको पैसा देना होगा। हाँ, लेकिन अब वो कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ कैश नहीं लेता हूं, मैं ये नोट नहीं लूंगा, मैं ये पैसा नहीं लूंगा, तो ये बात तो गलत। हाँ, फटा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो वो अलग बात है,
बता आप सही नोट दे रहे हैं, आप उसके ट्रांजैक्शन का पैसा दे रहे हैं और उसके बाद वो मना कर दे, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है भारत की टेरिटरी के अंदर कि लोग पैसा मना कर। तो फिएट मनी को लीगल टेंडर कहा जाता है, बट चेक को लीगल टेंडर नहीं कहा जाता है, बिकॉज वो रिफ्यूज किया जा सकता है लोगों के द्वारा। ये बात पढ़ लीजिएगा बहुत आराम से, बात समझ में आई, क्लियर है। फिर आता है बैंक मनी और क्रेडिट मनी। ये तो बहुत आसान सी बात है। बैंक मनी इट रिफर्स टू द मनी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक। आपका अकाउंट बैंक में है जहां पर पैसा जमा है, उस पैसे को आप ऑनलाइन स्कैन कर कर ट्रांसफर कर देते हैं, उस पैसे को आप चेक इशू कर कर दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या वहां पर कोई पैसे का लेन देन होता है? नहीं होता है। कैश का लेन देन होता है? नहीं होता है। हाँ, चेक से पैसा यहां से वहां, वहां से वहां हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक्स आर विड्रॉल थ्रू चेक। आप उसको चेक से पैसा निकाल सकते हैं। चेक पैसा नहीं है, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो आप डील कर सकते हैं। आप देखते होंगे, आपके यहाँ अगर बिजनेस होगा या आप किसी भी तरीके का काम करते हैं, आप कार खरीदने जाइए, आप चेक दे दीजिए, चेक वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वो नियर मनी कहलाता है, जिसको लिक्विड मनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिक्विड मनी। हालांकि वो आपके कोर्स में नहीं है, तो मैं उतना डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा। लिक्विड मनी कहा जाता है। लिक्विड मनी का मतलब होता है जिसको हम तुरंत पैसे में कन्वर्ट कर पाए। चेक आप लेकर जाइए, विड्रॉल फॉर्म आप लेकर जाइए और बैंक से पैसा निकाल कर चले आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी या बैंक मनी। बैंक चेक बैंक में ही चलेगा, चेक मार्केट में नहीं चलेगा। मार्केट में तब चलेगा जब किसी को आपको देना है, आप उसको चेक दे दीजिए, वो बैंक से जाएगा और पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। आप ये कहिए कि नहीं चेक ही एक दूसरे का हैंड बदलता रहे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो इस वजह से इसको बैंक मनी भी कहा जाता है। पैसा एक्चुअल में करेंसी कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिख रही है आपको, बैंक के पास रख दीजिए, एक कागज इधर से उधर फ्लो कर रहा है। That is known as near money or liquid money. Liquid money is that type of money which can be easily transferred into the liquid cash. जमीन को ट्रांसफर करना टफ है, चेक को ट्रांसफर करना आसान है। हाँ सर। अब नए जमाने में एक नई बात आ गई जिसको हमने कहा कि प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी आप जानते हैं, आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, बैंक डेबिट कार्ड और भी तरह तरह के कार्ड आते हैं। कार्ड जाइए, स्वैप करिए और पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। दैट इज नोन एज हार्ड प्लास्टिक। आपको कहीं अलग से आप एटीएम जाइए, एटीएम में पैसा लगाइए और निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका पैसा इधर से उधर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज नोन एज प्लास्टिक। Plastic money that is probably used in the reference to the hard plastic cards in place of actual bank notes. आप बैंक नोट देने की बजाय कार्ड को स्वैप कर कर पैसा दे सकते हैं। तरह तरह के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आते हैं। उसके बाद आपके पास आता है डिजिटल मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी। लीजिए, ये तो आप रोज कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। सर लाइए ऑनलाइन पेमेंट कर दें, सर लाइए यहाँ से वहाँ पेमेंट कर दें। कहीं पर नहीं है कि स्कैनर सेंड हुआ और पैसा ट्रांसफर हो गया, नहीं हुआ। एक अकाउंट नंबर मिला, एक अकाउंट नंबर में पैसा ट्रांसफर हो गया, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रॉनिक। इंटरनेट बैंकिंग, जिसके नाम से आप नाम सुने, आपने नाम सुना होगा, एक नाम सुना होगा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब हुआ जहां पर डायरेक्ट पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। आपने नाम सुना है यूपीआई का, यूनिफाइड पब्लिक इंटरफेस, जहां पर आप पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। स्कैनर दुकानों पर लगे हैं, आप जाइए, रिकॉर्ड आप जाइए, इकट्ठा करिए और उसको ट्रांसफर करिए, उसको कहा जाता है यूपीआई। तो डिजिटल मनी टेंजिबल नहीं है। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट वो आज के ज़माने में बहुत चल रहा है। लोग पेटीएम, इसी बात पे पेटीएम चला, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से डिजिटल करेंसी बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेवलेंट हो गई है। हम यूपीआई में सबसे ऊपर हैं। कितनी चीज़ें आती हैं, भीम ऐप आता है, गूगल पे है, आपके पास जो है और भी पेटीएम है, ऐसे करके कितने सारे फॉर्म हैं जिससे आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। एक क्लास और लगेगी हम लोगों को मनी सप्लाई के ऊपर। मनी सप्लाई के बारे में बताने के लिए 2 क्लास में मनी आपका हो जाए। इससे नॉर्मली 6 से 8 मार्क्स का आता है, तो आसानी से पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल फॉर्म है तो थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा, बट
पढ़ने में आसान रहेगा। आप इजीली आसानी से किताब से पढ़ लीजिए या आपके पास ये अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको डाउनलोड कर कर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा और कमेंट कर कर बताइएगा कि कहाँ पर कुछ बेहतर किया जा सकता है या कहाँ पर कुछ अच्छा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मनी की दूसरी क्लास के बारे में बात करेंगे और फिर ऐसे मनी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बैंकिंग में भी 2-3 क्लास लूंगा, तो टोटल मनी बैंकिंग मिलाकर 5 क्लासेस हम लोगों को लगेंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग।